यो हेलो भाई बहन मित्रों दोस्तों जो भी हो, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 जो आपका पैर सब्जेक्ट फिजिक्स है, उसका चैप्टर सम नेचुरल फेनोमेना। सो बेसिकली आपने क्लास 7 में विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें कि हमने विंड कैसे काम करता है और साइक्लोन्स भी कैसे काम करते हैं ये पढ़ा होगा। तो ये वाला भी चैप्टर कुछ वैसा ही होने वाला है, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले दो नेचुरल फेनोमेना के बारे में, जो कि है अर्थक्वेक और लाइटनिंग। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नेचुरल फेनोमेना को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें फर्स्ट, ठीक है। तो नेचुरल फेनोमेना आर फिजिकल इवेंट्स दैट अकर नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब ऐसे नेचुरल मतलब ऐसे फिजिकल इवेंट्स जो कि नेचुरली ऑकर करते हैं और विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो बेसिकली दो वैरायटी के हो सकते हैं, जो एक होता है घातक और एक बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है। ये या तो ये नेचुरल फेनोमेना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, या तो इट कैन बी वेरी ब्यूटीफुल, जैसे कि रेनबो। और डिस्ट्रक्टिव में तो आप सामने देख ही पा रहे होंगे, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, जिन दोनों के बारे में हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं वही डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। और इससे हम कैसे बचेंगे ये सब भी हम इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। तो अभी आप बोलेंगे कि ये क्या दिखा रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल सा एक रेड कलर का लाइटनिंग है, तो इसमें खास बात क्या है। सो बेसिकली इस नेचुरल फेनोमेना का नाम है स्प्राइट, और वो कोल्ड ड्रिंक वाला स्प्राइट मत समझ लेना, क्योंकि इसके बारे में सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले ही बता देता हूँ कि ये जो स्प्राइट है, ये वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट नेचुरल फेनोमेनास ऑन अर्थ है। तो आप बोलेंगे कि रेयर होने से क्या हुआ भाई, कुछ खास भी तो दिखना चाहिए ना। तो ये वाला जो लाइटनिंग है, ये बेसिकली 50 किलोमीटर इन लेंथ लंबा है और 50 किलोमीटर इन लेंथ चौड़ा है, जो कि बेसिकली जो नॉर्मल लाइटनिंग्स होते हैं उसके कंपेरेटिवली बहुत बड़ा है, बेसिकली कुछ ज़्यादा ही बड़ा, ऑलमोस्ट माउंट एवरेस्ट के 7-8 गुना तो ज़्यादा बड़ा ही होगा। जबकि जो नॉर्मल लाइटनिंग्स होते हैं वो 4.8 किलोमीटर के आसपास होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट माउंट एवरेस्ट की हाइट से आधा है। तो अभी आप कंपेयर कर सकते हैं एक स्प्राइट को और एक नॉर्मल लाइटनिंग को, क्योंकि पहले आप सोच रहे होंगे कि ये तो स्काई से नीचे आ रहा है, स्काई जैसे नॉर्मल लाइटनिंग्स नहीं होते कि स्काई के डायरेक्शन में जाते हैं, पर एक्चुअल में जो अर्थ के एक अपर लेयर है, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, वहाँ से लेके क्लाउड तक के लाइटनिंग को हम स्प्राइट्स बोलते हैं, और वो रेड कलर के होते हैं। और ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो ये वाला चैप्टर पहले आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइटनिंग कैसे होता है ये सब जानना पड़ेगा, उसके बाद आप ये जान पाएंगे ठीक से और समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो कमेंट में भी लिख दीजिए, हम लोग इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो अभी बिना किसी देरी के हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक्स पिक्चर में है, जो कि ईयर है 600 BC। और इस समय इन्होंने क्या किया, एम्बर लिया और उसको फर से रब किया, और उन्होंने ये नोटिस किया कि जो फर है वो अट्रैक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हेयर। उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया, ठीक है। और हज़ारों साल बाद जो फ्रैंकलिन भैया, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन है नाम, ठीक है, GTA 5 वाला फ्रैंकलिन नहीं समझने का, ठीक है। तो वो भी पिक्चर में है, जो कि हज़ारों साल बाद तो उन्होंने कनेक्ट किया लाइटनिंग को हमारे स्पार्क जो हमारे कपड़ों में होते हैं। मतलब कभी आपने नोटिस किया नहीं होगा कि ठंडियों के मौसम में जब आप कोई वुलन क्लोथ पहनते हैं तो टिक टिक करके आवाज आती है, बिजली टाइप, थोड़ा सा स्पार्क आपने देखा भी होगा अगर आप कुछ ज़्यादा चीज़ें नोटिस करते हैं। सो मैंने ही ऐसा एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जो कि आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो मैंने क्या किया कि छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस स्केल को क्या करना है कि रब करना है आपके हेयर में, मतलब बालों में, ठीक है। फिर उसके बाद जितने छोटे पेपर के टुकड़े कर सकते कर दीजिए, ताकि वो मोर अट्रैक्टेबल बने, ठीक है, स्केल से। और जब आप स्केल को पास लाएंगे तो कुछ ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही हो रहा है पेपर के साथ। सो बेसिकली आपको ये दोनों नाम याद रखने, क्योंकि आपके बुक में भी है, तो एग्जाम में आ सकते हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल, मतलब क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं चार्जेस के बारे में। उससे पहले हमें एटम्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो बेसिकली एटम्स के तो बेसिकली हमारे तो क्या बोलते हैं, हर चीज़ है वो एटम से बनी है, जैसे कि आपको पता है। और एटम्स बेसिकली बनते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिकली सेंटर है एटम के, मतलब बेसिकली ये दोनों मिलकर न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि सेंटर ऑफ एन एटम है। बेसिकली आप एक सोलर सिस्टम इमेजिन कीजिए। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सन में सेंटर में होता है और प्लैनेट्स उसके अराउंड घूमते हैं। तो वो भी तो ये एटम भी उसी के ही तरफ है। न्यूक्लियस इज द सेंटर, जिसमें कि प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स है, बेसिकली सोलर सिस्टम के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं। वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो बेसिकली एटम्स में
तो अभी मैंने अभी 3 शब्द लिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों को डिवाइड कैसे किया है, तो जो एटम्स है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली, उनमें से जो मैं इलेक्ट्रॉन लिया जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उसका चार्ज नेगेटिव है एक तरीके से। और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इन सब चीज़ों का ही झंझट है। और न्यूट्रॉन एक तरीके से सिग्मा है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो एटम्स में भी ऐसे वैसे चीज़ें होते रहते हैं, ठीक है। और एक बात जो हम लोग तो जैसे कि अगर मैं क्या किया कि इस एटम में और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। सो बेसिकली एक न्यूक्लियस का चार्ज न्यूट्रल होता है। कैसे? क्योंकि देखिए मेनली एटम का चार्जेस न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, तो ये न्यूट्रल है। पर जब हम रब करते हैं किसी चीज़ को, किसी 2 ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, इसमें बलून्स का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जब रब करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें एड ऑन हो जाते हैं, तो जिससे कि क्या होता है कि न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, या तो वो एटम अपना न्यूक्लियस गिव अप कर देता है। तो गिव अप करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस एटम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन बचे और यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, तो मतलब ज़्यादा प्रोटॉन है, तो मतलब ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है लेट एन एटम हैज़ 4 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली पहले एटम में 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, हमने उस एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया रबिंग के थ्रू, तो उससे क्या हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जब हम लोग क्या एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो क्या होगा कि वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन थे, मतलब पहले यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, पर हम लोगों ने और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जिससे कि नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना है कि हम कभी प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, वी कांट चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, क्योंकि ये तो सेंटर पे लाई करते हैं। तो इसको रिमूव करने का मतलब है कि कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। पहले इलेक्ट्रॉन से हमारा पाला इलेक्ट्रॉन से पड़ेगा, फिर इसके बाद हमें न्यूट्रॉन्स निकालने पड़ेगा, और वो भी पता नहीं कैसे निकाल पाएंगे, वो भी आज तो मुझे पता नहीं है, और आपको भी पता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। और अगर आप समझे नहीं तो ये फिर से भी देख सकते हैं, अगर आप समझ नहीं पाए तो। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर पे लाई करते हैं, और उन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन सब को मिला के हम एक एटम बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पे रहते हैं। और जब ये कम ज़्यादा हो जाता है तब नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हमें एटम्स मिलते हैं, और ऑब्जेक्ट्स भी पॉजिटिवली नेगेटिव। अभी हम लोग और भी बहुत सारे तरीके से एक एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या बोल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो नहीं, इलेक्ट्रॉन को हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। कुछ दिनों बाद हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जेस बना सकते हैं। और फिर उसके 9th क्लास में केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, 10th में भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें भी आयंस आएंगे बहुत सारे। पर इस चैप्टर में भी हमें जेन्युइनली फोकस करना है रबिंग, और भी प्रोसेसेस है, आगे जाके हम उसके भी बारे में पढ़ेंगे, बट मेन इज रबिंग। और ये तो बात आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस, मतलब जैसे कि एक नेगेटिव चार्ज बॉडी दूसरे नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास अगर हम लाते हैं तो वो पास जाते ही नहीं, वो रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे मैग्नेट्स के पोल्स रहते हैं, लाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स रिपेल, वैसे ही ये वाला भी केस है, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जैसे कि एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और फिर अगर हम उन दोनों को एक साथ लाए तो वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे का चार्ज एक दूसरे के ऊपर थोपेंगे। अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, मतलब एक चार्ज रिफिल था उसके पास गया तो वो अट्रैक्ट कर गया, ठीक है। और फिर अभी मैंने ये जो फ्लो चार्ट लाया वो किस बात का है, ये सब चीज़ें आपको अगर एग्जाम में अच्छा करना है तो याद करना पड़ेगा, जो कि मेरे को तो बिल्कुल बेसिकली पसंद नहीं था ये सब चीज़ें, पर फिर भी करना तो पड़ता है याद, ठीक है। तो पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ अट्रैक्ट करता है, ये करता है, क्या बोलते हैं, पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ में से क्या बोलते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब एक रिफिल रब किया जाता है इन दोनों पे, ठीक है, तो ये रिफिल जब इन दोनों पे रब किया जाता है तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। रिफिल से रब करने से पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और चार्ज रहते हैं, ठीक है, चार्ज। और बलून को जब पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ, ड्राई हेयर, इन सब के साथ क्या बोलते हैं, रब करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो भी हो। पर ये चीज़ याद रखना कि जब किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट का नाम लिखा इसमें तो इसको इंक्लूड ही मत करना, क्योंकि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, ठीक है, इन सब से, ठीक है। और अगर इस भी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो कमेंट में लिख सकते हैं कि मेटल्स के बारे में एक अलग से वीडियो बना देना, तो हम आपको डीपली एक्सप्लेन कर देंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है।
तो यहाँ पे लिखा है कि जब ये दोनों एक दूसरे को रब किए जाते हैं तो ये पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली पीसेस ऑफ पेपर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है, कि पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं। और हमको इतना पता है कि ग्लास जो प्लास्टिक का स्केल है, ठीक है, वो प्लास्टिक का स्केल है, वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब हम हेयर से रब करते हैं तो बेसिकली हमने अभी दो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लर्न किया, ठीक है। जो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइटिंग और ये क्या बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने स्केल की मदद से छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करवाया था, तो वैसे ही ये मतलब क्या बोलते हैं ये दोनों भी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। तो पर ये दोनों में अंतर बहुत बड़ा है, ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है ये दोनों में। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी तक की जो हम पढ़ रहे थे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था। तो मतलब जो कि हम रबिंग, इंडक्शन और कंडक्शन, ये तो हम बाद में ही बताएंगे आपको, पर अभी तक के हम रबिंग से ही इसको ये कर रहे थे, ठीक है। तो वीडियो में वापस आके ये मतलब क्या बोलते हैं ये दोनों के बीच का डिफरेंस फिर से देख लेना, क्योंकि हमने ये दोनों टॉपिक्स अभी तक कवर नहीं किए, तो हम बताएंगे नहीं, ठीक है। तो और ये दिस चार्जेस डोंट मूव बाय देमसेल्फ, मतलब ये चार्जेस एक तरीके से एक जगह पे है, जिसका मतलब स्टैटिक है, इसलिए इसका नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दिया है। मतलब ये खुद से मूव नहीं करते ये चार्जेस, और वो डायरेक्टेड भी नहीं हो सकता, मतलब उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं दिया जा सकता, अनलाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि डायरेक्टेड होते हैं। इसलिए तो हमारे फैन, लाइट्स, ये सब चलते हैं। और इस केस में पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनप्रेडिक्टेबल है, पर ये डायरेक्टेड हो सकते हैं। हम लोग इसको एक सोर्स से, जैसे कि बैटरी, ये सबसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बल्ब, फैन, प्लेइंग वीडियो गेम्स, वाचिंग वीडियोस, मेकिंग वीडियोस, ये सब के सब एग्जांपल्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो मतलब आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। और इसको हम कैसे जनरेट करते हैं? इसको हम लोग जनरेट करते हैं जब एक कंडक्टर में, जैसे कि हमारे घर में कॉपर यूज होता है, फिर इसके सिल्वर भी एक गुड कंडक्टर है, उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, वो उनको जब हम एक डायरेक्शन दे देते हैं, मतलब एक डायरेक्शन मतलब फ्लो करवाते हैं उनको, तब जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी बनता है, ठीक है। पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रब करके बनाया जाता है, मतलब क्या बोलते हैं बनाया जाता है, और फिर उसके अट्रैक्ट रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जब एक दूसरे के साथ रब होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट का चार्ज मतलब एक दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्जेस एक्वायर कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट में एक अलग चार्ज एक्वायर होता है और दूसरे ऑब्जेक्ट में एक अलग चार्ज एक्वायर होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने बालों में जब स्केल को रब कर रहा था और फिर उसके बाद उनको पेपर के पास लेके आ रहा था, तो पेपर, छोटे छोटे पेपर अट्रैक्ट कर रहे थे ग्लास से, तो मतलब उन दोनों के अंदर क्या है, अनलाइक चार्जेस, जो कि अगर मैं पेपर को अगर लाऊंगा तो वो रिपेल करेगा एक तरीके से, उतना तो दिखाई नहीं देगा, पर एक तरीके से रिपेल ही करेगा पेपर भी हमारे बालों को, ठीक है, अगर वो चार्ज हुआ तो, ठीक है। अगर चार्ज नहीं हुआ तो मैं बोलना मत कि अरे यार ये तो ठीक। तो जो मैंने आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के समय बताया था कि ये कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में बताएंगे बाद में, तो अभी वो टाइम आ गया बताने का, ठीक है। तो चार्जिंग बाय रबिंग तो मैंने आपको तब से फ्रिक्शन रबिंग, फ्रिक्शन की मदद से तो चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। और फिर चार्जिंग में कंडक्शन का मतलब एक कंडक्टर को तो यूज करते ही हम इस पे, ठीक है, पर दोनों इंसुलेटर ही होते हैं एट लास्ट, ठीक है, जिनमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो इंसुलेटर ही होता है एट लास्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये इसमें एक चार्ज एक्वायर होते हैं जो कि कंडक्टर से फ्लो करते हैं और इस तक पहुंचते हैं, और फिर ये वही चार्ज एक्वायर करते हैं, और फिर हम इसको लास्ट में देख भी सकते हैं कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इंडक्शन का मतलब क्या है कि जिसमें कि हम टच नहीं करते ऑब्जेक्ट को, मतलब बस पास लाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, जिसको कि मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाते, मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके पास लाते हैं, और फिर वो क्या कहते हैं लाइक चार्जेस को अपने और खींचने लगता है, ठीक है। ये चीज हम लाइटनिंग में भी देखेंगे, यही सेम चीज कि लाइटनिंग किस वजह से होता है, इंडक्शन की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली फिर उसके बाद हम एक चार्ज को कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी यहाँ पे लगा देंगे, फिर उसके नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर उसके मतलब नेगेटिव चार्जेस फिर रिमूव हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो फिर हम लोग इस चार्ज ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव ऑब्जेक्ट बॉडी बन जाएगा, ठीक है। तो इस भी चीज से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वही चीज लिखा है जो कि मैं पहले भी बता रहा था, ठीक है। सो इसको अभी फिर से नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली क्या है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख भी सकते होंगे, पहले भी हमने दिखाया था आपको कि ये क्या बोलते हैं, चार्ज एक कंडक्टर से पास करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों को सेम चार्जेस मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम डिटेल में इस केस में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे हम कंडक्शन को डिटेल में जान भी पाएंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला भी चीज़ आपकी बुक में साफ लिखा है।
तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है मतलब एक डिवाइस है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का भी चार्ज खो जाता है इस केस में, ठीक है। तो ईयर तो ये तो वही चीज़ होगी, ठीक है। एज शोन अ चार्ज ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट जैसे कि ये है, ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जब कॉन्टैक्ट आता है एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट से तो ये फ्लो करता है और फिर उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचते हैं कि एल्यूमिनियम के दो क्या बोलते हैं स्ट्रिप्स तक पहुँचता है, ठीक है, इस केस में। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। द करंट पासेस थ्रू कंडक्शन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, द चार्ज रीचेस द टू एल्यूमिनियम क्लिप्स थ्रू अ मेटल कंडक्टर एज शोन इन द इमेज, ठीक है। तो मैंने बोला ना एक कंडक्टर को हम यूज करते हैं इस केस में जिससे कि हम बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही पास करवा रहे हैं। तो दोनों एक तरीके से सेम ही है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो क्योंकि जो दो चार्ज है जो दोनों क्लिप्स ने एक्वायर किया है वो सेम है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी टच द ऑब्जेक्ट वी सी टू स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम स्टॉप रिपेलिंग ईच अदर एंड वी सी दिस एज डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम अपना हाथ लाते हैं मतलब अपना उंगली लाते हैं, यहाँ पे हाथ लाते हैं, ठीक है, डोरेमोन का हाथ लाएंगे, ठीक है, डोरेमोन का हाथ लेके आते हैं यहाँ पे, और फिर इस केस में क्या होगा कि मतलब बेसिकली चार्जेस क्या है, अपना पाथ ढूंढते हैं बेसिकली, कहाँ पे मतलब चार्ज नहीं है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो ये पूरा ही जगह इलाका चार्ज है, तो जैसे ही हमारा हाथ आता है जो कि अनचार्ज है, वो हमारे अनचार्ज हाथ की तरफ जाता है और फिर उसके बाद जाते जाते जाता है हमारे पैर से पृथ्वी के अंदर चले जाता है। और जब मतलब चाहे आप जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पृथ्वी को दे उसके लिए वो कुछ नहीं है, पृथ्वी को इलेक्ट्रिसिटी से कुछ नहीं होता, भले वो लाइटनिंग ही क्यों ना हो, जो कि क्या बोलते हैं सन से भी ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइटनिंग कैसे होता है, ठीक है। अभी हम छोटे मोटे चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर अभी हम डिस्कस करने वाले कि बड़े स्केल में चार्जेस कैसे मतलब लाइटनिंग कैसे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानने से पहले हम लोग दो तरीके के लाइटनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है फॉर्क लाइटनिंग और एक होता है शीट लाइटनिंग, ठीक है, वो वाला नहीं, ठीक है। तो शीट लाइटनिंग में बेसिकली जब लाइटनिंग एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में ये होता है, क्या बोलते हैं, टकराता है, तब शीट लाइटिंग होता है। लोग बोलते नहीं कि जब दो बादल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तब लाइटनिंग होता है, तो वो शीट लाइटिंग का पार्ट है, ठीक है, नॉट डैट, ठीक है। फॉर्क लाइटनिंग बेसिकली क्या होता है कि जब लाइटनिंग नीचे मतलब ग्राउंड को हिट करता है, ठीक है, उसको फॉर्क लाइटनिंग बोलते हैं। और ये बहुत ही फोर्की भी होता है क्योंकि ये कभी कभार लोगों की जान भी ले सकते हैं, जैसे कि ये दोनों मैंने बनाए हैं अपनी ड्राइंग में, ठीक है। तो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ये दो मूर्ख लोग, ठीक है, दो मूर्ख लोग हैं यहाँ पे जो लोग बाहर, एक तो पेड़ काटना बोल रहा है कि कोई है नहीं, इस पेड़ को काट देते हैं, अपना फायदा भी हो जाएगा, लकड़ी बेच देंगे, ठीक है। और एक ऐसे ही मस्त घूमने आया होगा, ठीक है। पर अगर ये अगर बारिश के समय अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, प्लेन एरिया में हुआ तो वो बहुत खतरनाक है। क्यों, मैं वो भी बताऊंगा बाद में, ठीक है, सब बाद में ही बताता हूँ मैं, ठीक है, अभी नहीं बताता, ठीक है। और अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आप हीरो बन के भी घूम सकते हैं बाहर, क्योंकि लाइटिंग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो जितना भी स्ट्रांग हो। आने दो से इतना बस याद रख लेना कि कुछ तो होता है, ठीक है, जब वेपराइजेशन होता है, ठीक है, तो वाटर वेपर ऊपर जाता है, ठीक है, और फिर उसके क्लाउड्स भी होते हैं यहाँ पे। तो जब ये वाटर वेपर क्लाउड्स के साथ हिट करते हैं, फिर उसके बाद कंडेंसेशन ये सब वाला प्रोसेस होता है, उस समय क्या होता है कि चार्जेस एक्यूमुलेट कर जाते हैं, नीचे में नेगेटिव और ऊपर में पॉजिटिव, ठीक है। रबिंग कॉसेस चार्जेस, तो इसमें भी रबिंग ही हो रहा है, तो जिससे क्या इनकी चार्जेस का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये स्टैटिक चार्जेस तो इंसुलेटर से ही बनते हैं, इंसुलेटर से स्टैटिक चार्जेस। तो नीचे में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक चार्ज नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं और ऊपर में पॉजिटिव चार्ज जो कि भी एक स्पेसिफिक चार्ज है, ठीक है, वो एक्यूमुलेट करता है और फिर उसके अलग अलग क्लॉट्स में सेम सिचुएशन रहता है, ठीक है। तो तो और इंडक्शन की मदद से क्या होता है कि नीचे में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है यार, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से एक टाइम पे मिलना चाहते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एक दूसरे से डिफ्यूज करना चाहते हैं। तो जिसमें कि क्या होता है कि जिस समय चार्जेस कुछ ज़्यादा ही एक्यूमुलेट कर देते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि एयर जो है, जो बीच में जो एयर प्रेजेंट है, वो एक तरीके से सफिशिएंट नहीं रहता कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कर सके ना। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, वायर के अंदर एयर डालते हैं, कॉपर के लिए पैसा बर्बाद नहीं करते और अपन के घर में आराम से बिजली आ जाता है बिना ज़्यादा पैसा वेस्ट किए। पर क्या करें, एयर तो एक बैड कंडक्टर है। पर जब इस केस में क्या है कि चार्जेस कुछ ज़्यादा ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद नीचे में भी चार्जेस सिमिलरली ज़्यादा ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एक टाइम पे क्या होता है कि एयर एक तरीके से कंडक्टर बन जाता है, एक मीडियम बन जाता है जिसके थ्रू की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो अगली बार आप लाइटनिंग देखें तो आपको पता है कि ऊपर में भी चार्जेस एक्यूमुलेटेड और मेरी भी तरफ चार्जेस एक्यूमुलेटेड है, जिसके कारण की जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, डिस्चार्ज होता है दोनों का, ठीक है, दोनों डिस्चार्ज हो जाते हैं एक तरीके से।
और शीट लाइटिंग के भी केस में आप ये डायग्राम को देख के ही समझ जाएंगे, और क्या जरूरत है मेरे को बता। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके रखा है कि कैसे क्लाउड्स के ऊपर चार्जेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है कि वाटर वेपर क्लाउड की तरफ आता है, ठीक है, क्लाउड की तरफ आता है, फिर रबिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक चार्जेस, और फिर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड एट द टॉप ऑफ द क्लाउड, नेगेटिव बॉटम में, और फिर उसके बाद डिस्चार्ज हैपेंस ड्यू टू लार्ज एक्यूमुलेशन। और डिस्चार्ज अगर आप पूछेंगे कि क्या है, तो वो एक तरीके से ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज है, जिससे कि मतलब क्या होता है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट वापस से एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट हो जाता है बेसिकली डिस्चार्ज के समय, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रोस्कोप में भी हाथ लगाए थे तो वो करंट हमारे अंदर फ्लो किया था, जिससे कि जो आयरन क्लिप्स है, ये जो आयरन क्लिप्स है, ये वापस से जो सिमिलर स्टेट में आ जाएंगे जिस स्टेट में वो थे, पैरेलल थे एक दूसरे के, ठीक है। तो वैसे वो वाले स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि वो चार्ज हमारे हाथ में जाके अर्थ के अंदर जा चुका, अभी हाथ के अंदर जाके हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करके अर्थ पे गई है, ठीक है। ऐसे ही नहीं गई कि टेलीपोर्ट। अभी आप बोलेंगे क्या भाई ये तो बिल्डिंग्स के ऊपर बिजली कैसे कड़क रही है भाई, ये ऊपर वाला फोटो देख के आप ये बोल रहे होंगे, और आप ये सोच रहे होंगे कि अभी बिल्डिंग तबाह होने वाली है, तबाही का मंजर आ गया है, ऐसा सोच रहे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जेन्युइन सही चीज़ है जो कि आपने में भी देखा होगा अगर आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते होंगे तो, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर, इट इज़ अ डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स, ठीक है। तो ये टॉपिक स्टार्ट हुआ लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। इसके ऊपर बेसिकली लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग से, ठीक है। और हमने ये चीज़ तो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, तो हमने ये एक चीज़ नोटिस की है कि जो चार्जेस है, ठीक है, कंडक्टर में बेसिकली चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक ट्रिक मतलब पॉइंट पे बेसिकली एक्यूमुलेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं चार्जेस, यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, और यहाँ पे कम करते हैं रिलेटिवली। तो ये एक तरीके से सिस्टम है कि चार्जेस का, कि वो ज़्यादा पॉइंट पे एक्यूमुलेट करते हैं। और बेसिकली ये भी एक क्वेश्चन रहेगा आपके दिमाग में कि चार्जेस क्यों एक्यूमुलेट करते हैं। बेसिकली क्यूरियस बनो यार, क्या ऐसे ही रट्टू तो वाला काम कर दो। एक तरीके से क्यूरियस भी होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ पे क्वेश्चन उठाना चाहिए एक तरीके से। एक साइंस का मतलब वही है, हर चीज़ में क्वेश्चन उठाने का है ना, और साइंस को मजे लेके पढ़ने का है। मैं भी तो वैसे ही पढ़ता था। देयर इज अ पॉइंटेड टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर में कहते हैं कि वो पॉइंटेड टॉप है, ठीक है, एक तरीके से ये पॉइंटेड टॉप रहता है, ठीक है, उसका लाइटनिंग कंडक्टर का। तो आपको जैसे कि पता है कि क्या बोलते हैं, चार्जेस एक्यूमुलेट कर जाते हैं ज़मीन पे, ठीक है। तो जो ज़मीन पे चार्जेस एक्यूमुलेट करते हैं वो एज हाई एज पॉसिबल जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन से मीट करना है। और उसके चार्जेस कहाँ एक्यूमुलेट होंगे एट लास्ट, वही टॉप में ही, ठीक है। तो वहीं पे चार्जेस एक्यूमुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये बिजली कड़कता है, और फिर उसके बाद ये उस लाइटनिंग कंडक्टर पे लगता है। फिर आप बोलेंगे भाई इस बिजली का क्या है, ये तो बिजली फिर बाद में बिल्डिंग के अंदर जाएगा, और बिल्डिंग में फिर हाहाकार मच जाएगा, लाइटें बंद हो जाएगी, आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है। पर फिर क्या होता है कि देन द चार्ज पासेस टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब क्या होता है कि लाइटनिंग कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं अर्थ से, ठीक है। तो फिर ये अर्थ से कनेक्ट करते, तो जब फिर ये बिजली जब कड़कता है फिर वो अर्थ की तरफ जाता है, और फिर अर्थ एक तरीके से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जितना भी लाइटिंग में अंदर डाल लो, कि अर्थ इटसेल्फ अ वेरी बिग ऑब्जेक्ट है, उसको चार्ज करने के लिए पता नहीं कितनी बिजली लगेगी, और वो बिजली का बिल हम नहीं भर सकते। जो ये जो प्रोसेस है इसको हम अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जिससे कि हम लोग एक लाइटनिंग को नीचे तक पहुंचाए अर्थ तक, तो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। तो डिस्चार्ज और अर्थिंग ये दोनों भी दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनका भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। तो डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए थंडरस्टॉर्म के समय, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि लाइटनिंग बहुत खतरनाक चीज़ है। थंडरस्टॉर्म के समय एक बार हमारे ऊपर लगेगा तो वो 1000 डिग्री का झटका, 1000 डिग्री और कितने वोल्ट्स का वो भी पता नहीं, डिग्री बस पता है मेरे को, ठीक है। तो वो झटका हमें लगेगा और हम खटका झिंगा लाला, ठीक है। तो ये झिंगा लाला से बचने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से साइंटिफिक है, ठीक है। तो बेसिकली हाउसेस, बिल्डिंग और कार और बस, ये सारी चीज़ें सेफ चीज़ें थंडरस्टॉर्म के समय, बट डोर्स एंड विंडोज बंद रहने चाहिए ताकि बिजली अंदर ना एंट्री मारे, ठीक है। और आउटसाइड में ओपन व्हीकल्स आर नॉट सेफ, ठीक है। हम लोग अगर गाड़ी के अंदर बैठने का सोचे तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो मतलब गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, ओपन व्हीकल सेफ नहीं, मतलब गाड़ी का कांच वाँच दरवाजा खोल के आराम से बैठे हो तो वो मत सोचना। एक तक बारिश अंदर घुसेगा और सर्दी होगी, और दूसरा बिजली का भी खतरा रहता है। कैरिंग एन
और कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट सेफ क्योंकि उसका पॉइंटेड एंड होता है जिसमें कि चार्ज इजीली एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको हमारे ड्राइंग में दिखाया था। तो वापस आ गया हमारे सुंदर ड्राइंग में जो कि लियोनार्डो डा विंची को भी टक्कर देने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हम क्या कहा गया यार, हाँ, तो जिसमें कि हम लियोनार्डो डा विंची को टक्कर देने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉइंटेड एंड है जिसमें कि चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। और फिर उसके बाद लाइटनिंग आ रहा है और फिर उसके बाद ये इसका झिंगा लाला लाइव हो रहा है, ठीक है। तो लाइव कैमरा में यूट्यूब सेंसर नहीं करना। और ये वाले भी केस में क्या है कि ट्री भी एक तरीके से टॉप है, ठीक है। ट्री भी एक तरीके से टॉप है, तो टॉप में चार्जेस जेन्युइनली ज़्यादातर एक्यूमुलेट करते हैं। तो फिर अगर ये इंसान आया तो फिर आपको तो पता है कि चार्जेस को लो से हाई जाना आप ज़्यादा पसंद है, प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे चार्जेस कम अपने। फिर इसके बाद स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज, पोल्स और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो भी तो हाइट में ही प्रेजेंट रहता है और क्या है। तो ट्री वाला तो मैंने आपको लाइव दिखा दिया, और एक ठीक है पोल से भी दूर रहने का है, मेटल ऑब्जेक्ट से भी दूर रहने का है, क्योंकि वो भी तो चार्जेस एक्यूमुलेट कर सकते हैं ना। If thunderstorm is very dangerous, then you have to squat low on the ground. तो स्क्वाट पोजीशन बेसिकली आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, तो आप देख सकते हैं उसे, और आपके बुक में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि स्क्वाट पोजीशन में कैसे रह सकते हैं। तो वो वाला भी लाइन अच्छे से पढ़ लेने का, और क्या इनसाइड द हाउस, अगर मतलब जब आप आउटसाइड थे तब आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। पर घर में रहने से क्या करने का है। टेलीफोन कॉर्ड्स, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इसलिए उस समय वो सब हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो इसलिए बोलते हैं कि हमें क्या बोलते हैं, टेलीफोन, ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, टेलीविज़न, ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए बारिश के समय, ठीक है। क्योंकि अगर वो होगा फिर उसके बाद लाइटनिंग से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी आपके टीवी हो जाएगा ख़राब, और फिर उसके बाद झिंगा लाला, आपके मम्मी पापा का झिंगा लाला कर देंगे, ठीक है फिर से। तो इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन और कॉर्डलेस फ़ोन, मतलब जो कि वायर्ड नहीं है, मतलब किसी जिससे कनेक्टेड नहीं है, मतलब वायर्डली, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो और आप तक पहुँचे और आपका झिंगा लाला हो जाए, क्या, ठीक है। बट इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फ़ोन, ठीक है। अगर आप किसी कॉर्डलेस फ़ोन, मतलब नॉन वायर्ड फ़ोन से किसी और एक पर्सन को क्या बोलते वायर्ड फ़ोन से कॉल किए, तो फिर वो खतरनाक हो सकता है, आपके दोस्त के लिए ना कि आपके लिए। तो अगर आपका दोस्त का आप अगर अपने आपके दोस्त से बहुत दुश्मनी रखते हैं, तो ये वाला ट्रिक मजाक करो नहीं करने का। मैं तो बोले कि चलो फ़ोन पकड़ते, अभी बारिश हो रही है बाहर, अभी आपके क्लास के समय मेरे ऊपर केस हो जाएगा। और फिर बात भी नहीं लेने का बारिश के समय, क्योंकि वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने पहले बताया था कि पाइपों से भी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं, तो फिर आपका वैसे भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी, ये सबको अनप्लग करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो अभी अर्थक्वेक स्टार्ट। अर्थक्वेक में तो बेसिकली अर्थक्वेक है क्या, आपको तो पहले से पता है कि अर्थक्वेक क्या है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा अर्थक्वेक की, मतलब अचानक से मतलब चेहरे हिलने लग जाती है, फैन हिलने लग जाते हैं थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद आप सामने भी पिक्चर देख पा रहे होंगे, एक मतलब कुछ एक डिजास्टर्स अर्थक्वेक का, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था, तो आप उसके भी बारे में जान सकते, उसमें भी न्यूज़ मीडिया चैनल्स या फिर यूट्यूब में देख रहे होंगे कि मतलब कितना घातक है अर्थक्वेक, एक तरीके से कितना डिस्ट्रक्शन करता है। तो उसके भी पीछे एक रीज़न है, ठीक है। तो उस रीज़न को जानने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जानने से पहले हमें अर्थक्वेक का डेफिनेशन भी जानना होगा ना। तो मैं थोड़ा सा जल्दी में आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो द सडन शेकिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ दैट विच लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड अर्थक्वेक, मतलब जब अचानक से हमारी ज़मीन शेक करने लग जाता है, ट्रेमल करने लग जाता है, तब हम उसे अर्थक्वेक कहते हैं। और इट ऑकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सॉलिड रॉक्स, क्या बोलते सॉलिड रॉक्स इनसाइड द क्रस्ट। तो ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये वाला मिस्टेक एक ये करने देगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है, जब मैं भेजूंगा डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक, ठीक है। तो PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर अर्थ का क्रस्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ डिवाइड होता है 4 लेयर्स में, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सबसे पतला भी होता है, और सबसे बाहरी लेयर भी होता है, और उसका टेम्परेचर भी बहुत कम, मतलब हमारे रहने लायक होता है, और हम भी क्रस्ट के ऊपर रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके क्रस्ट के नीचे मैंटल होता है, जो कि आप देख ही सकते हो कि ये थोड़ा लावा टाइप दिख रहा है, और रॉक्स मतलब एक तरीके से मॉल्टेन रॉक से बना हुआ है। फिर आउटर कोर और इनर कोर एक तरीके से सॉलिड है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये तीनों के तीनों लेयर्स लिक्विड ही दिख रहे हैं हमको, पर ये इनर कोर एक तरीके से सॉलिड है, और ये दोनों कोर के अंदर मॉल्टेन आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, ठीक है। क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये चारों चीज़ें याद रख, लेयर्स ऑफ द अर्थ याद रख लीजिए। और मेनली तो क्रस्ट को याद रखना है, क्योंकि क्रस्ट इस मतलब इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। तो आगे चलते बिना किसी तरीके तो टेक्टोनिक प्लेट्स। तो अभी आगे टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जो हमारा अर्थ है, अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, वो बेसिकली एक सॉलिड पीस नहीं है, ठीक है। हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है वो इटसेल्फ एक सॉलिड पीस नहीं है, बल्कि वो डिवाइडेड है बहुत सारे
प्लेट्स में मतलब बहुत सारे पीसेस में डिवाइडेड है हमारा अर्थ का क्रस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे पीसेस में डिवाइडेड है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज फ्रेगमेंटेड इनटू मेनी लेयर्स इज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो मैंने जो भी बोला है सही बोला है, ठीक है। तो दिस प्लेट्स आर प्रेजेंट अंडर द सी बेड्स एंड अलाउ द सरफेस अबव द वाटर, ठीक है। तो वो सी के भी अंदर हो सकता है, अबव द पानी भी हो सकता है वो प्लेट डिस्ट्रीब्यूटेड। और आप देख सकते हो कि हमारा इंडियन प्लेट जिसमें कि हम रहते हैं, यूरेशियन प्लेट जिसमें रशिया, और फिर अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वैसे तो हम बहुत सारे प्लेट्स के बारे में याद रख पाएंगे। फिलीपीन का प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, बहुत सारे प्लेट्स के नाम है, ठीक है। और मैं एक बार में याद कर लिया इसे क्योंकि याद होने लायक है, ठीक है। द प्लेट्स ऑफ द अर्थ विद ऑन विच कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट। मतलब जिस प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और जिस प्लेट के ऊपर ओशियंस एग्जिस्ट करते हैं वो है ओशियानिक प्लेट, ठीक है। तो भूकंप आया, ठीक है। भूकंप कैसे आता है अभी इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। भूकंप आ गया तो अर्थक्वेक्स जनरली occur when these solid tectonic plates tectonic plates collide against each other और क्या बोलते हैं ऑन ईच अदर, एक तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ रब करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से ये करते हैं, तो बेसिकली हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये एक तरीके से हिलते रहते हैं एक दूसरे से, जिसके कारण कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी रब करते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, कभी एक दूसरे के अंदर भी धंस जाते हैं। और इस ऊपर धंसने के कारण हमारा हिमालय पर्वत भी फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। जनरली ऑकर्स व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड अगेंस्ट और कोलाइड ईच अदर, ठीक है। स्लाइड अगेंस्ट और कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, या ठीक है, ऐसे केसेस में अर्थक्वेक जनरली ऑकर होते हैं, ठीक है। दिस इसलिए तो आपने देखा होगा, एक सेकंड मैं आपको ये चीज़ नोटिस करवाऊंगा कि आप अगर यहाँ पे रहते होंगे इंडिया के सेंट्रल पार्ट में तो आप ज़्यादा अर्थक्वेक नोटिस नहीं किए होंगे, पर जब आप ऐसे ये जो एडजस्ट में रह रहे होंगे, जैसे नेपाल में भी अर्थक्वेक हुआ है मैंने बताया, फिर उसके कश्मीर में भी होता है, गुजरात में भी अर्थक्वेक्स होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहीं पे ही टेक्टोनिक प्लेट्स ब्रोकन होते हैं मेनली, और वो भी सडन डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसके कारण होते हैं। तो मतलब एक तरीके से प्रेडिक्टेबल भी नहीं है क्योंकि हमें क्या पता कब ये मूव करने लग जाए, ठीक है। When this happens, seismic waves are produced which spreads in all direction, ठीक है। जब ऐसा होता है तो हर एक डायरेक्शन में सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि अर्थक्वेक की वेव्स है, जिससे कि हम हिलते हैं, ठीक है। मतलब हमारा पूरा बिल्डिंग हिलता है, शेक करता है, गिर जाता है, जो भी होता है, ठीक है। तो द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू अकर इन सिस्मिक जोन्स और वीक जोन्स, ठीक है। तो सिस्मिक जोन्स मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक लाइकली अकर कर सकता है, ठीक है। द पॉइंट ऑन विच अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड एपिसेंटर, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो बेसिकली ये आप ले लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। मैंने सर्कुलर पीस ऑफ लैंड लिया और यहाँ से अर्थक्वेक सिलेंड्रिकल पीस ऑफ लैंड लिया, ठीक है। तो जहाँ से अर्थ तो ये है लैंड और इसके नीचे अंडरग्राउंड, ठीक है। तो इसके नीचे है अंडरग्राउंड, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक होता है तो ओरिजिन पॉइंट जहाँ से होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर एरिया, जो लैंड जिसके ऊपर अर्थक्वेक सबसे ज्यादा हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, एपिसेंटर के जस्ट ऊपर, उसको फोकस बोलते हैं क्योंकि पूरा फोकस उसी जगह पे होता है, ठीक है। तो जिस जगह पे ज्यादा फोकस उसको हम बोलेंगे फोकस, अर्थक्वेक का फोकस, ठीक है। और एपिसेंटर मतलब जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट करता है, मतलब सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक अगर बोल सकते हैं। और इनमें से कुछ सेस्मिक जोन्स है, ये चीज़ याद है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। सेंट्रल हिमालयाज, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, ये सब इंडो गैंजेटिक प्लेन, ठीक है। तो ये मैंने साइड में क्या कर दिया, छोड़ो, हाँ, ठीक है। मेजर अर्थक्वेक, ठीक है। मेजर अर्थक्वेक्स का भी नाम याद रखना है, मेरे को पता नहीं कि क्यों याद रखते हैं, क्योंकि तो पहले से भी हो चुका है, पर इसके स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। अगर यूट्यूब में हो सके टाइम मिले तो आप ये सारे स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं, इनके ऊपर स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग टाइप होता है, ठीक है। और अगर आप पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें तो आई रिकमेंड यू कि इसके ऊपर स्टोरी देख सकते हैं, ठीक है। यूरी एंड यूरी का अगर इन तो स्पेस वाली है, ठीक है। उरी एंड तकदार, ये दोनों जगहों पे अर्थक्वेक हुआ था 8 अक्टूबर 2005 में, और 26 जनवरी में भुज गुजरात में होता है, जो कि बहुत घातक था, ठीक है। इसका जो मैंने स्टोरी देखा, इसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो ये पता चला कि जो यहाँ कहीं गुजरात में भुज प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो अर्थक्वेक है पूरे के पूरे इंडिया में फील हुआ, ठीक है। और इसका जो डैमेज है, ठीक है, इसका जो डैमेज है ना सिर्फ पूरे गुजरात में बल्कि दिल्ली और मुंबई तक भी चले गया, ठीक है। तो इतना घातक है ये एक अर्थक्वेक, ठीक है, था। अर्थक्वेक हुआ था 2001 को, इसलिए तो हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमेशा तो सुनामी अकर्ड, पर मैं तो सुनामी बुलाता हूँ, ठीक है। अकर्ड इन इंडियन ओशन इन 26 दिसंबर 2004, ठीक है। तो 26 दिसंबर 2004 ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये बहुत खतरनाक था, ठीक है। ये सुनामी भी, भले ही मैं उस समय नहीं था पर फिर भी बहुत खतरनाक था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये नीचे क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया के आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक प्लेट है, एक सेकंड, वो फिर से वो इमेज दिखाते हैं, हाँ। तो यहाँ पे जो प्लेट है, ठीक है,
ये वाला प्लेट एक तरीके से क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए जिसके कारण कि अर्थ बहुत बहुत खतरनाक अर्थक्वेक हुआ, ठीक है। तो बेसिकली शायद तक अर्थ दोनों प्लेट्स कोलाइड किए होंगे जिसके कारण कि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हुए, और जो पानी जो है वो भी डिस्टर्ब हो गया, उसका वाटर लेवल डिस्टर्ब हो गया, और फिर बहुत कुछ हो गया जिसके कारण कि क्या बोलते हैं लहरें ऊपर आने लगी, और फिर उसके बाद उसका जो क्या बोलते हैं डैमेजेस इंडिया, इंडोनेशिया, बहुत जगहों पे, और टक्के तक मादागास्कर तक भी मैंने कहीं पे सुना था कि वहाँ पे भी फील हुआ है ये वाला अर्थक्वेक। तो सोचिए कितना ये भी बहुत खतरनाक था, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे, रिक्टर स्केल। तो बेसिकली अर्थक्वेक को हम मेजर कैसे करें, ठीक है। अर्थक्वेक घातक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो अर्थक्वेक को मेजर कैसे करें। तो बेसिकली क्या बोलते हैं हमारे रिक्टर साइंटिस्ट ने ये क्या चीज़ नोटिस किया कि अर्थक्वेक नीचे से मूव कर रहा है, और जिसके कारण कि हम देखते हैं कि फैन हिल रहा है, सारे ऑब्जेक्ट्स हिल रहे हैं, तो इस हिलाव ढुलाव के कारण जो क्या होता है कि उन्होंने ये चीज़ देखा कि अगर हम इस मतलब जितना ज़्यादा हिलते हैं उतना ज़्यादा तो लैंड मूव करता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हिला तो फैन गिर जाता है, तो वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा हिला तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे उन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट किया जिसका नाम है सीज़मोग्राफ। मतलब इन्वेंट तो नहीं, डिस्कवर ही किया है, क्योंकि इन्वेंट तो भाई उनके इन्वेंट और डिस्कवर में बहुत फ़र्क है। तो चार्ल्स एफ रिक्टर है उनका नाम, साइंटिस्ट का नाम, 1935, ईयर याद करने का जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल था 7 के ऊपर, ठीक है। जो भुज में जो क्या बोलते हैं क्या, अच्छा, रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक अकर अबव 7, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक रियली डिस्ट्रक्टिव होते हैं तो वो 7 के अबव अकर करते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये 1 से 2 तक गया, ठीक है, ये जो रिक्टर स्केल है वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब अर्थक्वेक का जो डैमेज है हर एक स्केल पे 100 टाइम्स बढ़ता है। मतलब फिर ये 100 टाइम्स उसके, ये 100 टाइम्स, ये 100 टाइम्स, ये 100 टाइम्स, ऐसे करते करते 8 तक पहुंचते तक कुछ ज़्यादा ही घातक हो जाता है, ठीक है। तो भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक है मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5, ठीक है। तो जो भुज और अर्थक्वेक में जो भुज और कश्मीर में जो अर्थक्वेक होता है वो ग्रेटर देन 7.5, मतलब मेजर से भी ज़्यादा। और जो सुनामी अकर हुआ था 2004 को, वो तो भाई ग्रेट से भी ग्रेट है, ठीक है। और हम आगे चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पे, तो प्रिकॉशंस हमें लेने अर्थक्वेक के समय। तो बेसिकली हमें, अगर आप कोई क्वालिफाइड मतलब आर्किटेक्ट, इंजीनियर ऐसा टाइप जॉब कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो अर्थक्वेक जैसे चीज़ों को भी सर्वाइव कर पाए। ऐसा नहीं कि बना दिया तो बना दिया, पैसा लूट लो और क्या। ब्रिज बनाए, ब्रिज सस्ते क्वालिटी के सीमेंट से बनाए क्योंकि वो सस्ता कॉस्ट करता है और हमें फ़ायदा ज़्यादा हो, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है कभी कभी, मतलब ज़्यादातर, ठीक है, कभी कभार नहीं, ज़्यादातर। यूज टिम्बर मड फॉर कंस्ट्रक्शन एज इट विल डैमेज रिलेटिवली लेस व्हेन इट फॉल्स, ठीक है। तो टिम्बर एंड मड हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो डैमेज रिलेटिवली लेस होता है, ऐसा कुछ, ठीक है, जब वो फॉल करता है, ठीक है। तो डैमेज हमको लेस होगा, फॉल करने का चांसेस नहीं, मतलब डैमेज हमें हमारे ऊपर लेस होगा जब वो फॉल करेगा। तो जैसे कि ये इसका छत गिरा तो क्या होगा, है पत्तियाँ गिरेंगे, पत्तियाँ गिरने पे हमारा सर फूटता है क्या। कपबोर्ड्स एंड शेल्फ्स शुड बी फिक्स्ड टू द वॉल्स, ठीक है। कपबोर्ड्स और शेल्फ वॉल्स पे फिक्स होने चाहिए ताकि वो गिर ना सके। पर अगर अर्थक्वेक कुछ ज़्यादा हुआ कि दीवार ही खुद ही गिर जाए तो हमारा क्या इसमें कसूर है, ठीक है। तो एज बिल्डिंग कैच फायर ड्यूरिंग अर्थक्वेक शुड बी इक्विप्ड विद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो जो बिल्डिंग है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से, मतलब जो भी हो, फायर भी आएगा घर में तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जरूरी है। पर ये 4 पॉइंट्स को हमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखना है, और एग्जाम में अगर कभी कभार हम भूल भी जाते हैं, मतलब ज़्यादातर ही भूल जाते हैं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं किए, याद नहीं किए, तो ध्यान से देखे नहीं तो ध्यान से पढ़े नहीं तो अभी प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, हमें प्रोटेक्शन क्या चाहिए। अगर जैसे कि अर्थक्वेक हुआ तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ओके। तो होम में क्या करना पड़ेगा, शेल्टर अंडर टेबल्स, शेकिंग इट टॉप्स, ताकि अगर कोई फैन या फिर कोई अलमारी या फिर कोई बुगाटी तो नहीं, सॉरी, अलमारी बुगाट पर अगर ऐसे ही कोई चीज़ें गिर गए तो आप टेबल के नीचे रह के उससे बच सकते हैं। पता चला कि पूरा ऊपर का दीवार ही आपके ऊपर गिर गया तो टेबल टूट गया, तो उसमें हमारा फिर से कसूर नहीं है, पर ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और स्टेट अवे फ्रॉम ऑल टॉल हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट में फॉल ऑन यू, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया अलमारी बुगाड़ी के बारे में, अगर ये दोनों चीज़ें गिर गए तो आपका सर बचना मुमकिन नहीं रहेगा, ठीक है, आप बच नहीं पाएंगे, अफसोस, ठीक है। तो इफ़ यू आर इन बेड प्रोटेक्ट योर हेड फ्रॉम पिलो, ठीक है। अगर आप बेड पे है तो पिलो का यूज़ कीजिए, ठीक है। और नीचे का पॉइंट शायद तक ढक गया तो ये इमेज को हटाना पड़ेगा अपन को, अफसोस। तो इस समय हमें एलिवेटर का भी यूज़ नहीं करना, ये चीज़ लिखा है यहाँ पे। तो मतलब एलिवेटर अगर यूज़ करेंगे तो फिर एलिवेटर अगर गिर गया तो झिंगा लाला तो होना पक्का है बॉस। नहीं, झिंगा लाला नहीं, पर बिल्डिंग के अंदर अटक तो जाएंगे पक्का, क्योंकि कोई आएगा नहीं आपको अर्थक्वेक के समय बचाने के लिए। फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज ओवरहेड द पावर लाइन्स, ठीक है। तो ये इन सबसे बच के रहना है क्योंकि कभी भी हमारे ऊपर गिर सकते हैं, और गिर गए तो हम फंस गए, और फंस गए तो
आप ही सोच लो। हाँ ठीक है, कार बस आस्क इफ यू आर इन अ कार और बस आस्क ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली एट अ क्लियर स्पॉट, मतलब जितना प्लेन जगह पे आप जा सकते हो उतना प्लेन जगह पे जाइए। पर अगर थंडर स्टॉर्म आया तो प्लेन जगह से दूर भागना है, ये बात याद रखना। क्यों बोलो? क्योंकि देखिए प्लेन अगर जगह प्लेन हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप अपार्टमेंट में रहते तो ऊपर में लाइटनिंग कंडक्टर लगा रहता तो लाइटनिंग इधर पे स्ट्राइक करते डायरेक्ट अर्थ पे जाता है, तो आप हीरो बन के घूम सकते बाहर। पर अगर जगह प्लेन हुआ तो सबसे हाईएस्ट आदमी तो आप ही हुए ना, सबसे हाईएस्ट आदमी आप ही हुए यहाँ पे, तो चार्जेस ज्यादातर आपके ऊपर एक्यूमुलेट करेंगे और सर पे एक्यूमुलेट करेंगे तो सर पे बिजली कड़केगी और आप वहीं पे ही कल्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको वही बोला था स्क्वाट पोज में बैठना है। और क्योंकि अगर आप सो भी गए, क्योंकि आप बोले कि हम सो जाएंगे ऊपर, ठीक है, इसके ताकि लाइटनिंग से बच सके, तो फिर भी अगर लाइटनिंग फ्लोर पे हुआ, ठीक है, फ्लोर पे लाइटनिंग क्या बोलते स्ट्राइक हुआ, तो ये चार्जेस तो डिस्ट्रीब्यूट फिर भी हो रहे हैं ना, दूर जाने से डिस्ट्रीब्यूट तो हो ही रहे, तो आपको फिर भी लाइटनिंग स्ट्राइक का इफेक्ट हो सकता है बहुत बुरा वाला, इसलिए हमें बैठे ही रहना चाहिए। ठीक है और फिर उसके इस समय हमें ब्रिजेस पे ड्राइव करना नहीं चाहिए, ब्रिजेस अगर टूट जाएंगे तो हम ब्रिज के नीचे, ब्रिज हमारे ऊपर, ऐसा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द सेफ प्लेस डोंट कम डाउन द कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप। ठीक है, तो इन होम इन आउटडोर्स ये सब हो गया। ठीक है, इफ यू आर इन अ कार बस आया, हाँ ये सब तो हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्लास 8 के नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लोर किया और समझा कि ये हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। इस नॉलेज से हम अपने आसपास की दुनिया को समझ सकते हैं। हाँ, और अगर आप अब क्यूरियस है स्प्राइट्स और अरोरास जैसे नेचुरल फेनोमेना को जानने के लिए तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप साइंस को क्यूरियस होकर पढ़े, अपने आजू बाजू के एनवायरमेंट से पूछे कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, और आज तो यूट्यूब भी आपके पास मेरे से आई टूल्स है जैसे कि चैट जीपीटी एंड सो ऑन। इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सफर पे जुड़े रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।